नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आत्मघात। मम्मी, जल्दी से बाहर आओ। देखो, वर्मा अंकल के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। पुलिस भी आई हुई है। ऐसा कहकर नितिन ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। नितिन की आवाज़ सुनकर रश्मि दौड़ती हुई बाहर आई और वहाँ भारी भीड़ एवं पुलिस को देखकर रश्मि ने नितिन को घर के अंदर भेज दिया एवं स्वयं वर्मा जी के घर की तरफ चल दी। जैसे ही वो वर्मा जी के घर में घुसी, वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। वर्मा जी पंखे से झूल रहे थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रश्मि मिसेज वर्मा के पास गई, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। वह रोते हुए कह रही थी कि वर्मा जी अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पाए और यह आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने घर में घुसते ही भीड़ को हटाया और लाश को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। रश्मि भी उनके घर से बाहर आ गई। बाहर लोग आपस में बातें कर रहे थे। मिसेज शर्मा कह रही थी मियाँ बीवी की बनती ही नहीं थी और अपनी पत्नी से परेशान होकर ही वर्मा जी ने ऐसा कदम उठा लिया। तभी मिसेज लाल बोली, आप नहीं जानती, मिसेज वर्मा का अपने कलीग से चक्कर चल रहा है और यही लड़ाई की जड़ थी। वह थोड़ा आगे बढ़ी तो मिस्टर माथुर की आवाज कानों में सुनाई दी। वो कह रहे थे वर्मा जी तो बहुत सज्जन इंसान थे, लेकिन अपने लड़के के चाल चलन से बहुत परेशान थे। आए दिन कोई ना कोई फसाद खड़ा ही रहता था उनकी जान को। शायद परेशानी में ऐसा कदम उठा लिया। रश्मि थोड़ा और आगे चली तो उसे मिसेज गुप्ता मिल गई, जो बता रही थी कि मिस्टर वर्मा ने गबन कर लिया था और जब जेल जाने की बात आई तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। पता नहीं गलत काम करने से पहले लोग क्यों नहीं सोचते। अब रश्मि का वहां टिकना दूभर हो गया था और वह तेज कदमों से चलकर अपने घर आ गई। रश्मि के घर आते ही नितिन ने उससे भीड़ के बारे में पूछा तो उसने उसे वर्मा जी की सुसाइड की बात बता दी और बोली वर्मा जी के परिवार पर भारी विपत्ति आ गई है और लोगों को मखौल सूझ रहा है। एक आध घंटे बाद रश्मि के पति सुशांत भी ऑफिस से आ गए। सुशांत के आते ही नितिन ने उन्हें वर्मा जी के सुसाइड की बात बताई। ये सुनकर सुशांत एकदम हक्के बक्के रह गए और बोले, कल ही तो वर्मा जी अपने ऑफिस की प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि साजिशन उन्हें फंसाया जा रहा है। वर्मा जी तो निहायत शरीफ आदमी थे, पर शायद अपने ऊपर लगे झूठे वित्तीय घपलों के आरोप को बर्दाश्त ना कर सके। रश्मि बोली, पता नहीं लोग सुसाइड क्यों करते हैं। पहले तो इक्का दुक्का ही सुसाइड की घटनाएं सुनने को मिलती थी, पर अब तो आए दिन अखबार में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती रहती हैं। बाप ने मोबाइल नहीं दिलाया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, नंबर कम आए, परीक्षा में फेल हो गए तो सुसाइड, टीचर ने डांट दिया तो सुसाइड, मनपसंद साथी ना मिला तो सुसाइड। ना जाने कितनी ही छोटी छोटी चीजों से हार मानकर लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। रश्मि की बात सुनकर सुशांत बोले, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? रश्मि बोली, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ और अब जब भी ऐसी घटना सुनने में आती है तो मेरा जख्म हरा हो जाता है। रश्मि की बात सुनकर सुशांत एकदम चौंक पड़े और बोले, पहेली मत बुझाओ, ठीक से बताओ क्या कहना चाहती हो। तब रश्मि बोली, यह बात मैंने आपको कभी नहीं बताई, पर आज इस बात का जरूर पर्दाफाश करूंगी। रश्मि बोली, बात उन दिनों की है जब मैं 7वीं कक्षा में थी और मेरी अनु दीदी 10वीं कक्षा में थी। अनु दीदी का मन पढ़ने में कम ही लगता था। दीदी के प्री बोर्ड शुरू होने में कुछ ही दिन रह गए थे, पर उनकी पढ़ाई ढीली ढाली ही चल रही थी। मम्मी ने दीदी को पढ़ाई को लेकर जरा जोर से डांट दिया था। दीदी उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी सहेली से नोट्स लेकर आने की बात कहकर घर से बाहर चली गई। हमारे घर के पास ही नहर थी और जाकर सीधे उसमें छलांग लगा दी। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी ने उसे छलांग लगाते देखकर शोर भी मचाया। कुछ लोग उसे बचाने के लिए नहर में कूदे, पर कुछ हासिल ना हुआ। शर्मा आंटी ने ही घर आकर अनु दीदी के नहर में डूबने की सूचना हमें दी थी। तभी पापा को भी फोन करके बुलाया। पापा ने भी गोताखोरों की मदद से उसे ढूंढा, पर जब तक उसे खोजा गया तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। अनु का शव मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह तो सिर पीट पीट कर उस मनहूस घड़ी को कोस रही थी जब उन्होंने अनु दीदी को पढ़ाई के लिए डांटा था। पर
आस पड़ोस के लोग तो मम्मी को ऐसी नज़र से देख रहे थे जैसे वो हत्यारिन हो। कोई कह रहा था, अरे बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, इस तरह डांट कर नहीं। कोई कह रहा था, अरे बच्चा ही तो थी, पढ़ लेती, जब समझ आती। एकदम से कलेक्टर थोड़ी ना बनने से रही। कोई कह रहा था, पता नहीं सही बात क्या है जो उसने ऐसा कदम उठाना पड़ा। लोग हमारे दुख में शरीक होने के बजाय हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने ही आए थे। रश्मि सुशांत से बोली, आप ही बताओ, क्या माँ बाप का फर्ज केवल अपने बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान रखना ही है? उन्हें कोई बात समझाने का अधिकार नहीं है? अगर मम्मी ने दीदी को डांटा था तो केवल उनके सुनहरे भविष्य की कामना को लेकर। बच्चे पढ़ लिख कर सम्मान से अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो माँ बाप को आंतरिक खुशी मिलती है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है अपने बच्चों से, बस सारा समझने का फेर था। दीदी तो चल बसी, पर असली मरण हमारा हो गया। अब मोहल्ले वाले हमें बड़ी उपेक्षित भरी नज़रों से देखा करते थे। पापा को अपने मिलने वालों से और मुझे अपने स्कूल के बच्चों से उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती थी। हमें बिना किसी कसूर के कसूरवार घोषित कर दिया गया था। हमारे रिश्तेदार भी कहा करते थे कि अब रश्मि की शादी में बहुत अड़चन आएगी, क्योंकि लोग ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना चाहते जहाँ किसी ने सुसाइड कर रखा हो। इन सब बातों से परेशान होकर पापा ने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ करा लिया। रश्मि आगे बोली, मम्मी तो अब बिल्कुल चुप रहने लगी थी। उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। मुझसे तो उनकी उदासी देखी नहीं जाती थी। मैं जानबूझकर ऐसे काम करती जिससे मम्मी मुझे डांटे, पर मम्मी अब कुछ नहीं कहती थी। पापा भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते थे, पर कोई फायदा नहीं होता था। अंदर ही अंदर मम्मी को गम खाए जा रहा था। दीदी के गुजर जाने के लगभग 2 महीने बाद ही मम्मी को हार्ट फेल हो गया और वह भी हमसे जुदा हो गई। दीदी के एक गलत कदम की वजह से दो दो जिंदगियां कुर्बान हो गई। रश्मि की बात सुनकर सुशांत बोले, तुमने तो अपने मन में बहुत पीड़ा छुपा रखी थी। रश्मि की बात से सहम जताते हुए सुशांत बोले, इतनी मुश्किल से हमें मानव योनि प्राप्त होती है और हम उसे यूं ही गवा दें, यह तो कोई बात नहीं हुई। कोई भी समस्या हमारी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। समस्या से भागना कोई हल नहीं है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आत्महत्या तो कायरता की निशानी है एवं जघन्य अपराध है। मनुष्य ही अगर अपना विवेक से काम नहीं लेगा तो क्या जानवर लेंगे। नितिन, जो अभी केवल 7वीं कक्षा में है, वह भी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। सारी बातें सुनकर वह रश्मि से लिपट गया और बोला, मम्मी आप जितना मर्जी मुझे डांट लेना, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। यह बात सुनकर रश्मि की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और इस अश्रुधारा के साथ उसके मन की सारी पीड़ा एवं डर दोनों ही बाहर आ गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।